मॉर्निंग, सीधा सौदा के मंडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। और इंटरेस्टिंग हफ्ता हमारे सामने है, एक और ट्रंकेटेड छोटा कारोबारी हफ्ता। ईद के चलते थर्सडे को मार्केट हॉलिडे, तो परसों वीकली एक्सपायरी की करनी है तैयारी। और बढ़िया संकेत हैं जिसके साथ इस हफ्ते की शुरुआत होगी। यूएस मार्केट्स में 2 तिहाई 3 चौथाई फीसदी से लेकर 1% तक का उछाल अक्रॉस बेंचमार्क्स देखने को मिला। कमजोर जॉब्स रिपोर्ट के बाद होप जाग गई कि फेड की टाइटनिंग का जो डर था शायद वो टलता हुआ नजर आए। इसीलिए यूएस से अच्छे क्यूज थे। और यूएस से अच्छी बात उस संकेतों में कि अक्रॉस एसेट क्लासेस बढ़िया बाइंग है। सोना एक तरफ बहुत तगड़ा उछाल दिखा रहा है $1800 के ऊपर। कच्चा तेल अब $70 की तरफ बढ़ता हुआ ब्रेंट के भाव। और इक्विटी मार्केट्स तो आपकी स्क्रीन पर रही हैं फ्राइडे का ट्रेड। और आज सुबह भी डाउ फ्यूचर्स इंडिकेट कर रहे हैं शायद 100 पॉइंट के उछाल के साथ अमेरिका में फिर से कामकाज की शुरुआत होगी। अक्रॉस एशिया फ्लैट से लेकर इन ग्रीन ट्रेड होता हुआ, तो रिस्क ऑन ट्रेड टेबल पे लौटते हुए। इस बीच हमारा एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि 3 चौथाई फीसदी के गेन्स के साथ आज के ट्रेडिंग सेशन की शुरुआत हो सकती है। लेकिन थोड़ा सा कूल ऑफ हो रहा है। एक समय ऑलमोस्ट 1% की मजबूती के इंडिकेशन से, इस समय 3 चौथाई फीसदी की उछाल के साथ, फिर भी गैप अप के साथ शुरुआत होने के, हफ्ते की बढ़िया शुरुआत होने के इंडिकेशन जरूर आते हुए। ऐसे में नीरज जी, ये तो ग्राउंड रिपोर्ट है। पिच कैसी है जिसपे मुकाबला होना है? देखिए, भारत में जो नंबर ऑफ केसेस हैं कोरोना के, नए केसेस में सिग्निफिकेंट नीचे आए हैं वो। और सबसे अच्छी बात यह कि उसमें जो एक्टिव केसेस हैं उसमें बहुत शार्प फॉल है। अगर उसका आप ग्राफ देखेंगे तो वो कंटिन्यूसली नीचे की तरफ है। ये एक बहुत राहत की बात है कि केसेस भले ही अभी भी 3.5 लाख या उससे ऊपर आ रहे हैं, लेकिन एक्टिव केसेस कम हो रहे हैं और रिकवरी बेटर है। तो इसलिए नंबर को अगर आप पर्सपेक्टिव में डाल के देखेंगे, थोड़ा चार्ट बना के देखेंगे, ग्राफ बना के देखेंगे, तो ये नंबर बहुत पॉजिटिव दिख रहे हैं। मुझे नहीं पता कि कल क्या होगा या कितना बड़ा स्पाइक आ सकता है, लेकिन जो मैंने स्टडी किया, जिसको मैं रोज़ फॉलो कर रहा हूँ, अगर आप उस ग्राफ को, उस ट्रेंड को देखेंगे तो एक्टिव केसेस नीचे हैं और रिकवरी ऊपर है। हालांकि डेथ टोल अभी भी लगभग उतनी बनी हुई है 4000 के आसपास, वो थोड़ा नीचे आना चाहिए। तो पिच रिपोर्ट में कह सकता हूँ कि लिटिल बिट बेटर है, बहुत ज़्यादा खराब नहीं है। हाँ, इसका क्रेडिट आप ज़रूर ये दे सकते हैं कि कंट्री वाइड इतनी रिस्ट्रिक्शंस और लॉकडाउन लगाए गए हैं कि उसके कारण ये हो रहा है। अब ये कंटिन्यूअस बना रहे, ऐसे ही नीचे आता रहे, इसके लिए वैक्सीनेशन ही एकमात्र उपाय है। अब वो एक अलग डिस्कशन है कि वो कैसे होगा, लेकिन डर ये है कि जैसे लॉकडाउन आप ख़त्म करेंगे या रिस्ट्रिक्शन ईज करेंगे तो ये फिर स्पाइक आ सकता है। तो इस नज़रिए से इसको देखना चाहिए, लेकिन ट्रेंड नीचे की ओर है। दुनिया भर के बाज़ारों में संकेत बहुत बढ़िया है। तो मुझे लगता है कि सेलेक्टिव अप्रोच रखना चाहिए और स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग करके चलें। इंडेक्स को फिलहाल ना देखें, वो 150 पॉइंट की जो ऊपर दिख रहा है वो पता नहीं, मुझे बहुत अट्रैक्ट नहीं करता है। लेकिन मेरी जो थीम है फार्मा वाली, वो अभी भी इंटैक्ट है, तो लगभग उसी तरफ फोकस आज भी रहेगा। फार्मास्यूटिकल तड़का है। हाँ, कोविड केसेस ये तो सच है, 3.66 लाख पे पहुंच गए। 1 2 3 4 वेडनेसडे से लेके सैटरडे तक हर दिन 4 लाख के ऊपर का आंकड़ा था, तो उससे तो नीचे है। पर एक बात मैं ऐसे मेंशन नहीं कर रहा था क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा, मंडे फैक्टर एट प्ले रहता है। ये इस हफ्ते का नहीं, पिछले 4 हफ्ते का हर मंडे का आपको एक तगड़ा डिप नजर आता है, उसके बाद केसेस स्पाइक होते हैं। तो उस बात का ध्यान रखेंगे। कई लोग कहते हैं वीकेंड में टेस्टिंग थोड़ी सी ढीली पड़ती है, इसीलिए भी इस तरह का इंपैक्ट आता है मंडे को, फिर इवेंचुअली पिकअप होता है। होपफुली ना हो, फिंगर्स क्रॉस। लेकिन चलिए, नजर रहेगी कोविड पे। आप लोग सब ध्यान रखिएगा अपना अपना। 10 के 10 बल्लेबाज है। जब नीरज जी ने कहा बढ़िया पिच है हर तरफ से, ग्राउंड अच्छा, पिच बढ़िया, तो 10 के 10 बल्लेबाजों के साथ आज मैं उतर रहा हूं। वैसे फोकस खरीदारी पर ही है। पहला स्टॉक जो फ्राइडे को भी बड़ी चर्चा में था, कार्लाइल जो था वो स्टेक बेच रहा था एसबीआई लाइफ में। डिस्काउंट पे वो डील होनी थी। स्टॉक दिखाइएगा कहां डिस्काउंट पे डील और कहां दिन के हाईस के आसपास जाके वो स्टॉक बंद होता हुआ नजर आया। वो दिखा रहा था किस तरह की एपेटाइट है एसबीआई लाइफ के स्टॉक के लिए। वो कार्लाइल का 3.5% स्टेक जो बेचा गया, अरे इतने नाम है फंड्स के, मेरे ख्याल से 35-36 फंड्स ने, एफआईआईज और डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स ने वो पूरा का पूरा चंक खरीदा है। तो दरअसल फ्राइडे के जो एफआईआई डीआईए के आंकड़े हैं उन पे भी ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि कार्लाइल का स्टेक बेचना और तमाम एफआईआईज डीआईएस का वहां पे खरीदारी करना तो एक एबरेशन भी हो सकता है उन आंकड़ों में।
लेकिन मार्की इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड, एफआईज, वो नाम नहीं ले रहा हूं, मैंने ट्वीट भी कर रखा है, इतने सारे नाम है जिन्होंने यहाँ पे पैसा लगा रखा है। वो दिखाता है कन्विक्शन लोगों का अभी भी इस लाइफ इंश्योरेंस एज अ स्पेस को लेकर, कैसे लैच ऑन कर रहे हैं। कोई भी यहाँ पे अगर स्टेक सेल हो रहे हैं तो मुझे लगता है ये स्टॉक और भी अच्छे अप मूव्स दिखाएगा। हो सकता है आज फ्राइडे के मूव के बाद थोड़ा सा डिप आए तो उस डिप का फायदा उठाइएगा, पर ना सिर्फ एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस एज अ स्पेस की अट्रैक्टिवनेस उस फ्राइडे के लास्ट ट्रेड के बाद समझ में आती है। तो आप, मुझे लगता है, सारे इंश्योरेंस प्लेयर्स को रडार पर रखिएगा। ये खबरों में था इसीलिए मेंशन कर रहा हूं। आईसीआईसीआई प्रू के आंकड़े बहुत अच्छे आए थे अप्रैल महीने के। इनफैक्ट आईसीआईसीआई प्रू नहीं, सारे के सारे इंश्योरेंस प्लेयर्स के लार्जली आंकड़े अच्छे आए थे। मुझे लगता है पूरा इंश्योरेंस स्पेस, लेकिन मैं रख रहा हूं सिर्फ एसबीआई लाइफ इस समय आपकी स्क्रीन पर 1025 तक जाने की शायद कर रहा है तैयारी। दूसरा इंटरेस्टिंग क्यों, मैंने कहा था अक्रॉस एसेट क्लासेस बाइंग है, तो डाउ और डाउ फ्यूचर्स की तो हमने बात कर ली थी। कच्चे तेल में $70 के किसिंग डिस्टेंस पे आज सुबह आपको ब्रेंट नजर आएगा। इस तरह की तेजी है। हमने फ्राइडे को कच्चा तेल छोड़ा था $68 के नीचे, $69 के ऊपर आज सुबह ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था। तो बिल्कुल सही हुआ अनुमान है लोगों का, शायद $70-72 तक की तैयारी कर सकता है। खैर वो करे ना करे, लेकिन मुझे लगता है कच्चे तेल रिलेटेड प्लेस को रडार रखिएगा। आज रिस्क ऑन ट्रेड्स का वैसे ही स्ट्रीट का मन है। ऑयल इंडिया, ओएनजीसी पिछले हफ्ते उतार चुका हूं मैं, ओएनजीसी में बहुत वैल्यू है, उसकी बहुत डिटेल में चर्चा हुई है, लेकिन ऑयल इंडिया एक प्रॉक्सी है ओएनजीसी का, छोटी 1/10 ऑफ ओएनजीसी कह लीजिए, और बिल्कुल उसका प्रॉक्सी है। मुझे लगता है ऑयल इंडिया को आज रडार पर रखेंगे। खरीदारी करने का मन, लेवल स्क्रीन पे नोट डाउन करिएगा। और क्योंकि कच्चे तेल के प्ले की बात कर रहा हूं तो एक स्टॉक और, हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी HOEC, क्या बढ़िया मूव आना शुरू हुआ है स्टॉक में, और ये आप 100 रुपीज के पार इस समय आके खड़ा हुआ आपको नजर आएगा। फर्दर लेग्स होंगे इस तरह के मोमेंटम इन स्टॉक्स में। 107 तक के लेवल्स के लिए यहां पे अप्रोच करने के मौके। डेफिनेटली क्रूड एक प्ले होगा। 70 के आसपास अगर क्रूड पहुंच रहा है तो ये एक निश्चित तौर पे पूरे एनर्जी पैक में, या इवन आप उसके देखिए गैस के, नेचुरल गैस के प्राइसेस भी 6-7% बढ़ गए हैं। लेकिन चलिए अपनी टीम की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पे पहला स्टॉक मेरा सेल कॉल है बंधन बैंक, और मुझे ये नतीजे काफ़ी कमज़ोर लगे हैं, और वो तब जबकि अभी तो बंगाल और असम में कोविड का विकराल रूप दिखा नहीं है। थोड़ी देर पहले ही मैं पढ़ रहा था 50% पॉजिटिविटी रेट है बंगाल में। असम के इनिशियल आंकड़ों से रिजल्ट की हालत ये है। मुझे लगता है कि ये बैंक अभी थोड़ा स्ट्रेस में रहेगा। बहुत सारे ब्रोकरेजेस आप पढ़िए आशीष, सब अपने टारगेट घटा रहे हैं, लेकिन बाय 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 चिल्ला रहे हैं। मैं बिल्कुल कन्विंस नहीं उससे। मुझे लगता है कि सच सामने रखना चाहिए। बंधन बैंक के नतीजे कमज़ोर हैं, मैसिव राइट ऑफ है, इस वजह से ग्रॉस एनपी आप ठीक कर पाए, लेकिन उससे कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ रहा। हर पैमाने पे नतीजे बीट नहीं दिख रहे हैं, डाउनवर्ड्स हैं। तो मुझे लगता है बंधन बैंक सेल करना चाहिए। लेकिन इसी के कंट्रारी इसलिए कह रहा हूँ कि नतीजे अच्छे हैं। एवेन्यू सुपरमार्ट के नंबर बहुत ही ज़बरदस्त आए हैं, और यहाँ से आगे की ग्रोथ के प्रोजेक्शंस में मीडियम टर्म में बहुत बढ़िया है। मुझे लगता है उस पर फोकस करना चाहिए। रेवेन्यू जो है इनका ठीक ठाक यहाँ से निकल के आया है। एबिटा में जो हमारा 586 के सामने 613 करोड़ आया है। मार्जिन्स 0.3% बढ़ गए हैं, 8.3 हो गए हैं, और मुनाफा 414 करोड़। तो नंबर बेहतर है, इसलिए मुझे लगता है कि एवेन्यू सुपरमार्ट में खरीदारी करनी चाहिए। ओके, अच्छा, फ्राइडे को हमने एक बड़ा अच्छा शो करा था, रोटी कपड़ा और मकान। तो बेसिक आइडिया था कि कमोडिटीज में जो तेजी आ रही है, या कमोडिटीज में कई लोग कहते हैं सुपर साइकिल जो चलना शुरू हुई है, उसको बुनाने का तरीका था। तो उसमें कपड़ा था, टेक्सटाइल, और वाकई टेक्सटाइल स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम पिकअप हुआ है। उस दिन सारे एक्सपर्ट्स एक वॉइस में कह रहे थे वो चाइना फैक्टर एट प्ले है। केमिकल्स के अलावा टेक्सटाइल्स को बहुत फायदा ऑलरेडी मिलना शुरू हो चुका है, बहुत फायदा मिलेगा। दुनिया भर का प्रोक्योरमेंट चाइना से शिफ्ट हो रहा है, और फेरिफेरल मार्केट जैसे कि ताइवान हुआ, हमारा बाजार हुआ, इनको फायदा मिलेगा। अब मिलना शुरू ऑलरेडी हो चुका है, नहीं हो चुका पता नहीं, लेकिन नंबर्स तो बहुत स्ट्रांग है। तो मैनेजमेंट से जब बातचीत होंगी तो कमेंट्री में समझ में आएगा। 2 टेक्सटाइल कंपनीज एक साथ स्क्रीन पर, एक एक करके। नितिन स्पिनर्स टेक्सटाइल कंपनी, बहुत स्ट्रांग नंबर्स आते हुए इस कंपनी की तरफ से। आय में 35% का उछाल, क्यू ऑन क्यू भी बहुत तगड़ा ट्रैक्शन, 4 करोड़ का मुनाफा बढ़कर 42 करोड़ रुपए हो गया। पिछले क्वार्टर भी केवल 24 करोड़ रुपए के आसपास की रेवेन्यूज थे। तो अगर आपको लग रहा था पिछला वाला लॉकडाउन वाला क्वार्टर था, उससे कंपेयर करना गलत होगा, तो मैंने क्यू ऑन क्यू भी कंपैरिजन रख दिया है। बहुत बढ़िया आंकड़े आए, इसीलिए स्टॉक को मेंशन कर रहा हूं। नितिन स्पिनर्स को आप रखेंगे। दूसरी टेक्सटाइल कंपनी है सतलज टेक्सटाइल्स।
बहुत अच्छे टेक्सटाइल कंपनी के आंकड़े आय में साल दर साल 26% का उछाल, 688 करोड़ रुपए की रेवेन्यूज पहुंचते हुए। प्रॉफिट का आंकड़ा देखिए, 27.5 करोड़ रुपए। पिछले साल Q4 में 13-14 करोड़ का लॉस हुआ था। भाई फिर कंसर्न होगा कि पिछला साल ठंडा था, तो लास्ट क्वार्टर में भी केवल 11 करोड़ का मुनाफा था, जो बढ़कर अब 27-28 करोड़ रुपए पे पहुंचता हुआ। दोनों टेक्सटाइल कंपनीज के नंबर्स बहुत स्ट्रांग, इसलिए दोनों को एक साथ मेंशन कर रहा हूं। टेक्सटाइल एज अ स्पेस वैसे रडार रखेगा। पिछले हफ्ते फ्राइडे को मेरे ख्याल से मैंने रेमंड को भी रखा था टीम में, और उसके भी बहुत स्ट्रांग आंकड़े आए थे। रेमंड का टेक्सटाइल का धंधा, रेमंड का रियल एस्टेट, दोनों फायर कर रहे थे। अच्छा मूव स्टॉक में आया था आज ये दो टेक्सटाइल कंपनीज। चलिए अगले स्टॉक्स मेरे हैं, फिर से अपनी फार्मा थीम की तरफ लौटते हैं और कैडिला को पहले रखा है। वीकेंड के दौरान इनके जो एमडी साहब हैं उनके बहुत सारे इंटरव्यूज़ छपे हुए हैं तमाम। उनका मानना है कि इसी महीने उनकी जो जाइकोवी डी करके वैक्सीन आने वाली है, उसका अप्रूवल के लिए वो अप्लाई कर देंगे। उनको पूरी उम्मीद है कि मई के अंदर वो मार्केट में आ जाएगी। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा ट्रिगर है, जिसको मैं आपको लगातार बता रहा हूँ कि ये ट्रिगर इस कंपनी के लिए बहुत पॉजिटिव है। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि इसको ध्यान में रखना चाहिए। अगला स्टॉक है सिप्ला। सिप्ला को इसलिए चुना है क्योंकि कोविड की बहुत सारी दवाएं तो ये बना रहे हैं, आपने सुना होगा। एक वीकेंड के दौरान एक बड़ी चिंताजनक खबर थी कि एक म्यूकर माइकोसिस नाम का एक फंगल इन्फेक्शन बहुत हो रहा है पोस्ट कोविड रिकवरीज के दौरान, और उसकी दवा जो है लिस्टेड प्लेयर में यही बना रहे हैं, और बहुत महंगी दवा है और बहुत ज़्यादा उसका अचानक से केसेस बढ़ने की वजह से डिमांड दिखती हुई दिख रही है। तो मुझे लगता है कि सिप्ला को रडार पर रखना चाहिए। अदर रीजंस भी हैं इसके, बहुत सारी जो ये दवाएं बना रहे हैं उसका तो इनका चल ही रहा है, लेकिन ये एक और नया ट्रिगर है इस स्टॉक के लिए, तो यहाँ पे भी खरीदारी कर सकते हैं। जुगलैंड फार्मोवा को भी खरीद के रखिएगा। इस स्टॉक में खबर ये है कि एक इनका मामला चल रहा था सिंगापुर में, जो इनके फेवर में गया है। यूएस कोर्ट ने भी इनके फेवर में कर दिया है, तो उसकी वजह से स्टॉक में एक बार फिर से हरकत होती हुई दिखेगी। अदर देन बाकी जो कोविड से रिलेटेड दवाओं की बहुत सारी खबरें हैं। तो ये 3 फार्मा स्टॉक्स में खरीदारी की सलाह होगी। अब बारी है आशीष डिपेंडेबल की। तो आपने भरोसा जता दिया फार्मास्यूटिकल एज अ स्पेस पे, तो फार्मा स्टॉक है। अब कई सारे फार्मा स्टॉक मेरे पास भी हैं। अब सब कुछ धंधे बंद हो गए। वीकेंड पे अपडेट आ रहे थे तमिलनाडु से, केरला से, दिल्ली से, सब कंपनीज की तरफ से कि धंधे बंद हैं। तो सोचा क्या खरीदा जाए, तो फार्मास्यूटिकल एज अ स्पेस, और उसमें स्पार्क सन फार्मा एडवांस रिसर्च कंपनी। सन फार्मा जो कंपनी है देश की दिग्गज फार्मास्यूटिकल कंपनी, उसका R&D आर्म। अब इसकी बोर्ड मीट है 12 मई को। 12 मई मतलब परसों वेडनेसडे के दिन बोर्ड मीट शेड्यूल्ड है। फंड रेजिंग पर इस कंपनी का बोर्ड विचार करने वाला है, जिसमें वारंट्स, कन्वर्टेबल इक्विटी शेयर्स में हो या फिर इक्विटी शेयर्स या सिक्योरिटीज के जरिए वो फंड रेजिंग की तैयारी हो रही है। तो कोई बड़ी अनाउंसमेंट से पहले मुझे लगता है यहाँ पे तेजी आ सकती है। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, जब ये फंड रेजिंग की बोर्ड मीट्स होती हैं तो एनुअल फंड रेजिंग की मंजूरी के लिए भी हो सकती हैं। खैर एनीबडीज गेस, वेडनेसडे को निकल करके आएगा, लेकिन मुझे लगता है स्पार्क के स्टॉक में खरीदारी करने का मन, सन फार्मा में जिस तरह का उछाल है उसका हमेशा पॉजिटिव रब ऑफ आता है थोड़े लैग के साथ। तो 190 तक के टारगेट्स के लिए यहां पे अप्रोच करने का मेरा जो डिपेंडेबल स्टॉक है वो डॉक्टर रेड्डीज है। वीकेंड के दौरान बहुत अच्छी खबर इनके लिए आई कि DRDO के साथ मिलकर इन्होंने एक कोविड के ट्रीटमेंट की दवा बनाई, जिसको इमरजेंसी ऑथराइजेशन मिल गया है यूज़ करने के लिए। और इसका जो टेस्ट इन्होंने किया था वो अब दिसंबर से मार्च के बीच में कोविड के करीब 2 दर्जन अस्पतालों के बीच में किया, और ये सक्सेसफुल रहा, इसलिए इसको DGCI ने अप्रूवल दिया है। ये एक पाउडर फॉर्म में दवा है जो वाटर सोल्यूबल है, और उसको जो है कोविड ट्रीटमेंट के तौर पे यूज़ किया जाए। एक्चुअली ये कैंसर की दवा थी, लेकिन उसको रीपर्पज़ किया गया है और ये सक्सेसफुल पाई गई है कोविड ट्रीटमेंट में, तो ये किया गया। डॉक्टर रेड्डीज़ क्यों? क्योंकि ये जो जॉइंट ट्रायल था वो डॉक्टर रेड्डीज़ और DRDO ने मिलकर किया था, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी डॉक्टर रेड्डीज़ करेंगे, वही इसको बेचेंगे। डॉक्टर रेड्डीज़ के लिए एक और खबर है कि आपने लास्ट वीक सुना होगा फ्राइडे को, स्पुतनिक V या स्पुतनिक 5 लाइट, उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी ये करेंगे, और उसके लिए भी इन्होंने इंपोर्ट ऑर्डर जारी कर दिया है। तो मुझे लगता है डॉक्टर रेड्डीज़ के लिए तो इतने ट्रिगर हैं कि रोज़ एक नई खबर इनके लिए निकलती है। इसको ज़रूर रडार पर रखिएगा। डिपेंडेबल के तौर पर खरीदारी की सलाह होगी। 5200 का टारगेट आज के लिए होगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से अब लौट के आएंगे, आपको बताएंगे फ्री हिट और पिंच हिटर्स। एक बार फिर से आपका सीधा सौदा में, और अभी तक आपको 6 स्टॉक्स हमने बताया, जिसमें 4 तो फार्मा स्टॉक थे और अलग अलग खबरें और
एक कम्बो खबर भी है उनके लिए। लेकिन अगला स्टॉक जो फ्री हिट के तौर पर लिया है, वो एक छोटी सी कंपनी है वर्धमान एक्रिलिक। नतीजों के आधार पर इसको चुना है। इसका जो टोटल रेवेन्यूज़ है उसमें करीब 29% की ग्रोथ देखने को मिली है और वो 109 करोड़ आया है। और मुनाफा इनका जो है 55% बढ़ के 23 करोड़ पे पहुंच गया है। तो नंबर बहुत अच्छे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर है। आप क्वार्टरली भी देखेंगे या ईयरली भी देखेंगे तो नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं। तो हमें लगता है कि ये स्टॉक रडार पर रखना चाहिए, यहाँ पे एक अच्छी तेज़ी बन सकती है। अगला स्टॉक है विनाइल केमिकल। ये एक जिसको कहते हैं पिडिलाइट की प्रोमोटेड कंपनी है। वैम करके केमिकल होता है, विनाइल केमिकल, जिसका नाम पे ही कंपनी का नाम है, उसको ये बेचते हैं और ये मल्टीपर्पज़ केमिकल होता है। इसकी कीमतों में बहुत शार्प इजाफा देखा गया है। पिछले 2-3 महीनों से लगातार इसमें तेज़ी बनी है क्योंकि इसके यूजर्स बहुत बड़े हैं। तो विनाइल केमिकल को रडार पर रखिएगा। ये स्टॉक अभी भी बहुत अंडर वैल्यूड है और हमें लगता है जिस पेडिग्री का इसकी प्रमोटर्स हैं और जिस तरीके के बिजनेसेस आगे निकल के आ रहे हैं तो इस स्टॉक में बहुत तेज़ी बनेगी। पहले ये ट्रेडिंग प्लस प्रोडक्शन में थी, लेकिन अभी ज़्यादातर इनका काम ट्रेडिंग है। और ये जो वैम करके केमिकल है, ये मैक्सिमम इंपोर्ट करके यहाँ पे बेचा जाता है। तो ये ट्रेडिंग बेनिफिट इनको ज़्यादा हो रहा है। हमें लगता है कि इस पर खरीदारी करनी चाहिए। विनाइल केमिकल में आज के लिए टारगेट यहाँ पे होगा 150 का। ओके, दो फार्मास्यूटिकल हेल्थ केयर स्पेस की और कंपनीज तो मैंने डिपेंडेबल में रखा था स्पार्क, सन फार्मा एडवांस रिसर्च कंपनी को, पैनेशिया बायोटेक एक फ्री हिट के तौर पे। अच्छा, इसमें अच्छी तेजी आना शुरू हुई थी जब इसने कॉन्ट्रैक्ट करा था RDIF के साथ, वो रशियन कंपनी जो स्पुतनिक वी के को ओन करती है, उसका लेबल को ओन करती है, उस ब्रांड को ओन करती है। 100 मिलियन डोसेज एनुअली, यानी कि 10 करोड़ डोसेज एनुअली। इंडिया में नहीं, इंडिया में तो करार डॉक्टर रेड्डीज के साथ है और जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसमें ये जो डोजेज आएंगी उसके थ्रू सप्लाई करी जाएगी, उससे मदद ली जाएगी। तो अभी तक वो डील के फाइनल कॉन्टोर सामने नहीं आए थे। अब कहा जा रहा है उस डील की, जब मैंने मैनेजमेंट से बात भी करी थी, मुझे याद है वो सेंसेक्स चल रहा था जब पैनेशिया बायो का इस न्यूज़ पर मैनेजमेंट आया था, MD साहब आए थे, तब उन्होंने कॉन्टोर्स कहा था। अभी हम मेंशन नहीं कर सकते, डील पार्ट नहीं है। अब होप्स हैं स्ट्रीट में कि डील के कॉन्टोर्स सामने आएंगे तो किस तरह के मार्जिन्स होंगे, किस तरह का पैसा ये कंपनी कमा पाएगी, उस पर बात सामने आएगी। और बहुत सुगबुगाहट ये भी चल रही है, जिसपे रिपोर्ट्स भी सामने आई थी कि ये कंपनी भारत बायोटेक के साथ कोवैक्सीन को मैन्युफैक्चर करने के लिए भी बातचीत कर रही है। जब वो रिपोर्ट्स आई तो कंपनी की तरफ से अपडेट आया एक्सचेंजेस पे और उन्होंने डिनायल नहीं करा। उन्होंने कहा कि हम अपॉर्चुनिटीज को इवैल्यूएट करते रहते हैं, हम कंफर्म डिनाई स्पेस पे नहीं करेंगे इस समय। तो मुझे लगता है बढ़िया धंधा है, इस समय इनकी कैपेबिलिटीज का बढ़िया फायदा उठाया जा सकता है और यही कारण है कि ये स्टॉक अच्छा मूव दिखाएगा। बस एक ही इशू है, सेरम इंस्टीट्यूट अदर पूनावाला साहब का जो स्टेक है, रह के वो ऑफलोड होने स्क्रीन पर आता है। आपको याद होगा बीच में स्टॉक अचानक पिटा था, वो इसीलिए पिटा था क्योंकि सेरम इंस्टीट्यूट ने अपना कुछ चंक ऑफलोड करा था। मेरे ख्याल से जब भी वो ऑफलोड हो और स्टॉक में वापस प्रेशर आना शुरू हो, फिर भी खरीदारी करने के मौके होंगे। वो ओवरहैंग खत्म हुआ तो ये स्टॉक और तेजी दिखाना शुरू करेगा। पर पैनेशिया बायोटेक को रडार पे रखेंगे। थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज, अब आज तो खैर पता था कि अक्रॉस द बोर्ड ग्लोबली मूड अच्छा है तो बहुत तेजी देखने को मिलेगी, इससे स्टॉक पिकिंग दिक्कत नहीं थी। लेकिन आपको पता है 90% धंधे इस समय बंद हो चुके हैं, है ना, वो लॉकडाउन का पालन करते हुए राज्यों। और ये वीकेंड पे सारे अपडेट्स आ रहे थे छोटी बड़ी कंपनीज की तरफ से, जो चल रहा है फिर उस पर कन्विक्शन भी आता है। खैर इसके नंबर्स भी आए। अब नंबर्स मोटा मोटी इन लाइन कह लीजिए, क्योंकि इसने अपडेट शेयर करा था क्वार्टर का, वो रेवेन्यूज तो उसी लाइन पे आते हुए नजर आए, पर ये ऑफ हाई ट्रेड कर रहा है। पहले रिजल्ट्स बता देता हूं। आय में 45% का जंप, EBITDA 66% का इंप्रूवमेंट, मार्जिन ऑलमोस्ट 450-500 बेसिस पॉइंट सुधरे, 1.5 करोड़ के घाटे के सामने 38 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट क्लॉक कर दिया। और इसका जो डायग्नोस्टिक बिजनेस है वो परफॉर्मेंस को ड्राइव कर रहा है। खैर अभी भी ये 1200 प्लस के हाई से नीचे कामकाज कर रहा है, इसीलिए थायरोकेयर को मेंशन कर रहा हूं। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार बचे हुए दो स्टॉक्स, हम दोनों को एक दूसरे की टीम्स में पसंद क्या आ रहा है उस पर बातचीत, और फिर टीम्स का क्विक रैप अप। स्वागत है एक बार फिर से आपका सीधा सौदा में। और आखिरी के दो स्टॉक्स सेल कॉल वाले हैं, हीरो मोटो और मारुति। दोनों को इसलिए क्योंकि प्लांट शटडाउन एक्सटेंड किया गया है एक हफ्ते के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दिक्कत जो है नंबर्स में दिखेगी। पूरा जो क्रम अब तक का बहुत बढ़िया था वो टूटता हुआ दिखेगा। और एक्चुअली ऑटो कंपनीज के लिए एक दिक्कत भरा समय आगे भी है।
पता नहीं ये कब ये लॉकडाउन्स खत्म होंगे, कब ये रिस्ट्रिक्शंस खत्म होंगे और कब ये फिर से नॉर्मलसी की तरफ लौटेंगे। तो मुझे लगता है कि इसकी वजह से ऑटो स्टॉक्स में जो एक रैली बनी थी वो थोड़ी सी फिजल आउट होगी। तो यहाँ पे सेल साइड में ही आपके ट्रेड्स बनने चाहिए। अब तक बहुत अच्छा था लेकिन आगे की तस्वीर थोड़ी सी हेजी है। तो मुझे लगता है कि दोनों में बेच के चलना चाहिए, हीरो मोटो में भी और मारुति में भी। तो बाय कॉल्स और वीकेंड क्या, फ्राइडे को जब बाजार बंद हुआ उसके बाद दोनों स्टॉक दिखाते रहिए डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे, कोई दिक्कत नहीं। फ्राइडे को जब बाजार बंद हुआ उसके बाद अपडेट आया कि भाई वेल्सपन इंडिया की बोर्ड मीट शेड्यूल्ड है मई 14 को, यानी कि इस हफ्ते फ्राइडे को वो बोर्ड मीट है। रिजल्ट्स, डिविडेंड के साथ साथ बायबैक पे विचार होगा। तो मैंने कहा ये तो बढ़िया मौका है खरीदने का। फिर देखा वो स्टॉक तो 10-11% ऑलरेडी फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में चल चुका था, तो फिर मन नहीं करा। तो ग्रुप का, और ये दोनों कंपनी जो है एकदम ठंडी पड़ी थी, तो ग्रुप का रब ऑफ आना चाहिए। अच्छे स्वीट स्पॉट में खबरें भी अच्छी आ रही थी वेल्सपन कॉर्प को लेकर, ऑर्डर बैगिंग को लेकर। 165 के साल के हाई से वेल्सपन कॉर्प में खरीदारी करने का मन, और दूसरा वेल्सपन एंटरप्राइजेस 135-140 के हाई से स्टॉक 100 के आसपास के लेवल्स पे चल रहा है। तो जिसको लेकर खबर आई थी वेल्सपन इंडिया, उसको अवॉइड करके उसकी ग्रुप कंपनीज दोनों वेल्सपन एंटरप्राइजेस और वेल्सपन कॉर्प आपकी स्क्रीन पर, जिनमें खरीदारी करने का मन। मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम दिखा दी नीरज जी, सीधे सीधे 10 खरीदारी के कॉल्स हैं। देखिए इसमें SBI लाइफ जो आपने चुना है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा इस वजह से भी कि देखिए कार्लाइल का सब वो सब होने के बावजूद स्टॉक फ्राइडे को ही स्टॉक ऊपर हो गया था ड्यूरिंग ओपनिंग ही। दूसरी चीज़ ये है कि लाइफ इंश्योरेंस के जो न्यू बिजनेसेस के नंबर आपको मिलते रहते हैं हर महीने, वो बहुत इनकरेजिंग है। और देखिए एक बहुत कड़वी सच्चाई ये है कि इस दौर में हर आदमी इतना डर गया है कि लाइफ इंश्योरेंस जहाँ जहाँ भी पेनिट्रेशन नहीं था बहुत बढ़ते हुए दिख रहा है। ये इसका नतीजा है। हेल्थ इंश्योरेंस भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो इंश्योरेंस कंपनीज के लिए भय जब होता है ना, फियर में उनका बिजनेस होता है, और इस समय पूरे देश में ज़बरदस्त फियर है। तो इंश्योरेंस इज अ बिजनेस ऑफ फियर और वही उसको बेनिफिट कर रहा है। तो SBI लाइफ कैपिटल चॉइस है। मेरी टीम देख के बताइए क्या पसंद है। अच्छा, प्रोटेक्शन का धंधा सब कंपनीज का पिकअप हो रहा है। और जो फियर की बात है ना नीरज जी, वो पिछला लॉकडाउन जब आया था ना, मार्च अप्रैल वाला, सबसे डेडली वाला पिछले साल, तब चैनल पे सिर्फ एक ही ऐड आते थे हर चैनल पे, न्यूज़ चैनल्स वगैरह पे ब्रेक में। वो एक वेब पोर्टल जो इन सब एग्रीगेटर के तौर पे जो है, सिर्फ वही ऐड देती थी डरा डरा के। तो एक्चुअली बिजनेस फेयर का है। तो रेडा पे रखिएगा SBI लाइफ को। अच्छा मेरी क्विकली, अच्छा आपकी टीम में जो एक स्टॉक है ना मुझे बहुत पसंद आ रहा है, वो आपका शायद डिपेंडेबल था, डॉक्टर रेड्डीज। कोई शक नहीं, रह के बढ़िया खबरें आती हुई अभी भी ऑफ हाई ट्रेड कर रहा है। ऑफ हाई छोड़ दीजिए, खैर ये स्टॉक अपनी चाल चलने की तैयारी कर रहा है। बहुत अच्छी टेलविंड्स हैं, इस स्टॉक को रेडा पे रखिएगा। और क्विकली अब 10 की टीम का रैप आप लोगों की स्क्रीन पर आएगा। सीधा सौदा में आज 10 के 10 सीधे सीधे खरीदारी करने के कॉल। सबसे पहले SBI लाइफ फ्राइडे को एक्शन में था, खबरों में था। कार्लाइल ने 3.5% जो स्टेक बेचा। मार्की इन्वेस्टर्स, मेरे ख्याल से कोई ऐसा नाम आपको याद नहीं होगा जो इसने पैसा नहीं लगाया। 36 से 38 शायद DIIs और FIs हैं जिन्होंने पैसा डाला है, और गजब का पार्टिसिपेशन था। यही रीजन था फ्राइडे को अच्छा अप मूव आ रहा था। कच्चे तेल में बहुत तगड़ा उछाल है, ऑलमोस्ट $70 की तरफ ब्रेंट बढ़ रहा है। तो आपकी स्क्रीन पर ऑयल इंडिया और HOEC दोनों में खरीदारी करने का मन, सेंटिमेंट पॉजिटिव, रब ऑफ शायद देखने को मिले। 2 टेक्सटाइल कंपनीज, तो रोटी कपड़ा और मकान का स्पेशल शो आपने ओवर द वीकेंड देखा होगा, और कपड़ा वाकई बड़ा ट्रिगर बना है। दोनों टेक्सटाइल कंपनीज के ओवर द वीकेंड नंबर्स अच्छे आए। नितिन स्पिनर्स और सतलज टेक्सटाइल्स साल दर साल देखिए, क्यू ऑन क्यू देखिए, बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस। डिपेंडेबल के तौर पे एक फार्मास्यूटिकल बेट सन फार्मा एडवांस रिसर्च स्पार्क, सन फार्मा का R&D आर्म। बोर्ड मीट है फंड रेजिंग पर, इसीलिए इसको रेडा पे रख रहा हूं। 12 मई इसी महीने, इसी हफ्ते वेडनेसडे को, परसों बोर्ड मीट है। पेनेशिया बायोटेक, बढ़िया खबरों के बीच में स्टॉक में बहुत अच्छी तेजी बनती हुई नजर आएगी। कहीं भी एंट्री पाने के मौके मिले प्लीज एंट्री करने की कोशिश करिएगा। थायरोकेयर अच्छे नंबर्स, ऑफ हाई ट्रेड कर रहा है, और अच्छी टेलविंड्स तो ऑब्वियसली इस बिजनेसेस के लिए आपको नजर आती हैं। वेल्सपन इंडिया ने बोर्ड मीट की घोषणा करी है कि फ्राइडे को बोर्ड मीट है जिसमें बायबैक पे विचार करेंगे। तो वो स्टॉक तो बहुत चल गया था, तो उसकी 2 ग्रुप कंपनीज, वेल्सपन कॉर्प और वेल्सपन एंटरप्राइजेस, इन दोनों में शायद ग्रुप जो खबरों में उसका पॉजिटिव रब ऑफ होगा, इसलिए इन दोनों पे दाव लगाने की सलाह। चलिए मेरी टीम ने डाली, और यहाँ पे भी खरीदारी के साथ साथ कुछ सेल साइड के स्टॉक्स भी हैं। सेल में 3 स्टॉक हैं। बंधन बैंक, नतीजे काफ़ी कमज़ोर हैं, और हीरो मोटो और मारुति में लॉकडाउन लगातार कंटिन्यू हो रहा, प्लांट शटडाउन इनके कंटिन्यू हो रहे हैं।
तो वो एक दिक्कत वाली बात हो सकती है, इसलिए इन तीनों स्टॉक्स में सेल कॉल है। लेकिन इसके अलावा बाकी खरीदारी वाले स्टॉक्स हमने आपके लिए रखे हैं। फार्मा स्टॉक्स खास तौर पे सिप्ला देखिए, कैडिला देखिए, जुबिलेंट फार्मोवा देखिए, डॉक्टर रेड्डीज, इन सब में अलग अलग बहुत सारी खबरें हैं जो इनके लिए बहुत पॉजिटिव। हमें लगता है फार्मा एज ए स्पेस ज़बरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ से आगे भी करेगा, तो उसको रडार पर रखनी चाहिए। और इसके बाद आप डी मार्ट या जिसको एवेन्यू सुपर मार्ट के नाम से जानते हैं, वो बहुत ही नंबर अच्छे इनके आए हैं और कमेंट्री भी मीडियम टर्म की बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे लगता है उसको भी रडार पर रखिए, खरीदारी कर सकते हैं और यहाँ पे एक तेज़ी बनेगी। वर्धमान एक्रिलिक एक बहुत छोटी सी कंपनी है लेकिन नतीजे बहुत अच्छे इसने पेश किए हैं, इसलिए उसको शामिल किए, यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। और विनाइल केमिकल्स, इसमें जो केमिकल स्पेस में तेज़ी देखने को मिल रही है, जो वैम की कीमतें बढ़ी हैं, वो मुझे लगता है कि इसको फ़ायदा देंगे, तो यहाँ पर खरीदारी की सलाह होगी।